बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अतहर महमूद है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आप पॉडकास्ट में डॉक्टर अतहर महमूद देख रहे हैं। हमारा आज का पॉडकास्ट फ़िज़िकल थेरेपी या फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड है। इससे पहले कि मैं हमारे जो मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊँ, उनका तारुफ़ कराऊँ, मैं थोड़ा सा फ़िज़िकल थेरेपी के बारे में बता दूँ कि फ़िज़िकल थेरेपी या फ़िज़ियोथेरेपी दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। दोनों को एक कुछ जगहों पे फ़िज़िकल थेरेपी कहा जाता है, कहीं पर फ़िज़ियोथेरेपी कहा जाता है। और एक ऐसी स्पेशलिटी है जो मोस्ट ऑफ द दूसरी स्पेशलिटीज़ या दूसरी स्पेशलिटी से रिलेटेड है, जैसे कार्डियोवास्कुलर स्पेशलिटी है या न्यूरोलॉजी है या स्ट्रोक रिहैब है या जीरियाट्रिक मेडिसिन है या स्पोर्ट्स मेडिसिन है। इन सब के साथ ये इंटर रिलेटेड है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये हमेशा हम बताते हैं कि ये पता नहीं, ये हिपोक्रेट्स और सोक्रेटिस बहुत बड़े फ़िलासफ़र्स थे और फिजिशियन भी थे कि उसके ज़माने की है। और उस ज़माने में मैनुअल थेरेपी या हाइड्रोथेरेपी और मसाज वगैरह का सिस्टम इस्टेब्लिश था। बेसिकली जो ऑफिशियली इसको शुरू किया गया वो स्विट्ज़रलैंड में 1813 में जो है वो एक उनका बहुत ही मशहूर जिमनास्ट था जिसने उसको ऑफिशियली वहाँ पर फिजियोथेरेपी एज ए ऑफिशियल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया। और बाय 1913 में जो है ये न्यूजीलैंड में इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रेट ब्रिटेन में 1894 में, और उसके बाद 1914 में अमेरिका में, 1974 में इसके स्पेशलाइजेशन अमेरिका में शुरू हुआ। और पाकिस्तान के बारे में तो हमारे मेहमान आपको बताएंगे कि ये कब इसका इंट्रोडक्शन पाकिस्तान में स्पेशलिटी का हुआ और कब कैसे एवोल्यूट किया पाकिस्तान में। तो हम हमारे मेहमान का तारुफ़ कराते हैं। हमारे मेहमान का नाम है डॉक्टर फुरकान सिद्दीकी साहब। फुरकान सिद्दीकी साहब फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, कंसल्टेंट फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, और ना सिर्फ स्पेशलिस्ट हैं अपनी स्पेशलिटी में बल्कि ये पीएचडी इन्होंने किया हुआ है और अभी ये एज ए डीन एंड प्रिंसिपल काम कर रहे हैं एक बड़ी निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फुरकान, और बहुत शुक्रिया आपका शो में आने का। और हमेशा की तरह हम नाज़रीन को कहते हैं कि हम अपने कंसल्टेंट्स के बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो टाइम निकालते हैं, और हमेशा हम बताता हूँ कि लेट टाइमिंग होती है हमारी। तो लेट्स स्टार्ट विद, हम शुरू करते हैं डॉक्टर फुरकान साहब। हमारी कोशिश होगी, हम अंग्रेज़ी मेडिकल टर्मिनोलॉजी और अंग्रेज़ी बहुत इस्तेमाल करते हैं एज ए डॉक्टर, लेकिन हमारी कोशिश होगी हम उर्दू में जो चीज़ अंग्रेज़ी में होगी उसको उर्दू में सिंप्लीफाई भी कर दें, आसान कर दें। तो पहले तो हमें बताइए कि फिजियोथेरेपी है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच डॉक्टर अतहर फॉर इनवाइटिंग मी। और अच्छा है, क्या ये मौका है डिस्कस किया हम आपस में बात करके हम कुछ बेहतरी की तरफ आ सकते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो फिज़ियोथेरेपी बेसिकली है क्या। फिज़ियोथेरेपी एक नया वर्ड नहीं है, अब तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अवेयरनेस बढ़ चुकी है इसकी। फिज़ियोथेरेपिस्ट्स आर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु ट्रीट मूवमेंट डिसफंक्शन। अगर हम इसको 2 वर्ड्स के अंदर डिफ़ाइन करें, ये मूवमेंट डिसफंक्शन कहीं पे भी है बॉडी में तो फिजियोथेरेपिस्ट। मूवमेंट डिसफंक्शन क्या होगा? मूवमेंट डिसफंक्शन जैसे आपकी कोई भी मूवमेंट्स, हरकत है, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, हरकत आपकी बॉडी में हर सिस्टम से रिलेटेड है, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर है, वो मस्कुलोस्केलेटल है, आपका गायनी है, स्पोर्ट्स हैं, जीरियाट्रिक्स है, पीडियाट्रिक्स है, जहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट है, हरकत की इन्वॉल्वमेंट है। ज़िंदगी बेसिकली मूवमेंट का नाम है, हरकत का नाम है, और हम इसी के ही स्पेशलिस्ट हैं। और अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसका फोकस है नेचुरल हीलिंग, यानी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, इतनी स्ट्रेंथन हो कि वो जो भी आपके इंजरीज़ हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, उसको ओवरकम कर सके। हमारा जो ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी होती है वो एक्सरसाइज होती है। हमारा जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है वो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन है विद सम मोडालिटीज़, विद सम लाइफस्टाइल चेंजेस। हम पेशेंट्स को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस, पहले अगर हम पुरानी बात करें, सभी आप बात कर रहे थे कि इसकी जो शिफ्ट हुई कब से स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान के अंदर ये फील्ड इन पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। 1957 से ये स्टार्ट हुआ प्रोफेशन, 2 इयर्स के डिप्लोमा से JPMC कराची में। और उसके बाद फिर ये अर्ली 80s के अंदर ये 3 इयर्स में गई, फिर 90s में ये 4 इयर्स में डिग्री कन्वर्ट हो गई, 4 इयर्स ऑनर्स में हुई। और फिर आफ्टर अर्थक्वेक 2005 का अर्थक्वेक आपको याद होगा, जो बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई थी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हुई थी, उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज ऐसे जो कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड थे, रिहैब से रिलेटेड थे। और पहले ये होता था कि फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ 2 कॉलेजेस थे, पहले JPMC था, फिर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर थी। जो लोग भी फारिग होते थे वो बाहर चले जाते थे, क्योंकि बाहर इसका स्कोप जो है, गोल्डन स्पैरो कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है इनको, बहुत स्कोप ज़्यादा था। और यहाँ तक था कि यहाँ के जो पोजीशंस हैं फिजियोथेरेपिस्ट की वो वेकेंट रहती थी।
लकीली ये जब अर्थक्वेक हुआ और फॉर्चुनेटली फॉर फिजियोथेरेपिस्ट WHO ने बड़ा स्टैंड लिया इसके ऊपर कि क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ हैं आप लोगों के। हमारे पास नहीं थे, वैकेंसीज ही नहीं थी, थेरेपिस्ट ही नहीं थे, और जो 2-3 लोग काम कर रहे थे और टेक्नीशियंस को आगे कर दिया कि ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो WHO ने कहा वेयर आर द क्वालिफाइड वंस ना, तो नहीं थे क्वालिफाइड वन। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 2005 में 100 वैकेंसीज फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, 100 वैकेंसीज फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, 100 वैकेंसीज फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एडवर्टाइज हुई 17 स्केल में। और पूरे पाकिस्तान के थेरेपिस्ट यहाँ पे आ गए इस्लामाबाद में सैटेलाइट सेंटर्स में, एंड आई वाज वन ऑफ दैम, मैं भी उनमें से एक था। नहीं बिल्कुल फ्रेश फारिग हुए थे और हमें जॉब मिल गई, क्लास 1 ऑफिसर बन गए। और बिलीव मी 100 में से 70 सीट्स फिल हुई, 30 सीट्स वैकेंट रह गए। मतलब ये हालात थे कि इतना अवेयरनेस ही नहीं थी, प्रोफेशन में लोग आते ही नहीं थे। 2007 में होता ये था कि यहाँ के जो थेरेपिस्ट जाते थे, मुल्क से बाहर जाते थे, उनकी डेफिशिएंसीज आ जाती थी, क्योंकि बाहर आपको इंटीग्रेमेंट्री मतलब वुंड केयर के अंदर भी इन्वॉल्व होना है, ओल्ड एज के होम जो होते हैं उसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट को हर काम करना है, वहाँ पे नर्सिंग केयर के अंदर भी काम करना है, वुंड मैनेजमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व होना है, और ये चीज़ें सब्जेक्ट उनकी डेफिशिएंसीज आ जाती थी। पर सब्जेक्ट को जब अपग्रेड किया गया, करिकुलम को जब अपग्रेड किया गया, वो इतना मैसिव बन गया, वो 5 ईयर्स पे कन्वर्ट हो गया और इस डिग्री का नाम BS ऑनर्स से डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हो गया, जो कि बेसिक नोमेनक्लेचर आया USA से। तो ये 5 ईयर्स में कन्वर्ट हुआ और फिर लोगों में अवेयरनेस आई, फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने इसको स्टार्ट किया। अब हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसको स्टार्ट कर चुका है और अब सैचुरेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई इस प्रोफेशन की। बट अब कोविड के बाद से स्कोप इसका और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, दुनिया के अंदर बहुत बढ़ गया है। जितने भी स्पोर्ट्स लविंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने वेलकम करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को, लाइसेंस ले रहे हैं वहाँ पे। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट थी जो पाकिस्तान के अंदर इसका चेंज हुआ फ्रॉम 2 ईयर्स डिप्लोमा टू 5 ईयर्स प्रोफेशनल डॉक्टरेट कोर्स। बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर फुरकान, आपने बहुत ही छोटा ब्रीफली आपने बड़ा एवोल्यूशन ऑफ फिजियोथेरेपी बेसिकली पाकिस्तान में बताया। मुझे भी इतना नहीं पता था कि ये बेसिकली लैंडमार्क इम्प्रूवमेंट्स वो 20 ईयर्स लास्ट 15-20 सालों में ज़्यादा हुई हैं। बिल्कुल ऐसे आफ्टर दैट 2005 के बाद। और आपकी बात सही है कि एज ए फिजियोथेरेपी एज ए सब्जेक्ट हमें भी इतना ज़्यादा पता नहीं था। मेडिसिन में हम 2 ही सब्जेक्ट पता होते थे, एक मेडिसिन है, एक डेंटिस्ट्री है, उसके अलावा नहीं फार्मेसी, इवन फार्मेसी और फिजियोथेरेपी ये भी इतना इक्विवेलेंट ही चल रही थी पहले कि उनका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस डिफरेंट था, ये स्कोप ऑफ प्रैक्टिस डिफरेंट है फिजियोथेरेपिस्ट का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, ठीक है जैसे पाकिस्तान में पहले लोग बाहर चले जाते थे, अभी भी दुनिया में ग्लोबली इसका क्या स्कोप है बेसिकली? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुनिया में ग्लोबली इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब मैं आपको अपनी अगर यूनिवर्सिटी का नाम मतलब एग्जांपल दूँ अपनी यूनिवर्सिटी की, हमारे जितने भी मेल हैं उनमें से 99% जो मेल थेरेपिस्ट फारिग होते हैं एंड दे आर मूविंग अब्रॉड, बाहर जा रहे हैं। न्यूजीलैंड, अभी UK ने बहुत ओपन किया, लाइसेंस देना शुरू कर दी गए पाकिस्तान से। कोविड के बाद से बिल्कुल एक चेंज जिस तरह अर्थक्वेक के बाद से हुआ था और फिर ये यहाँ पे अब कोविड आउटब्रेक के बाद से ज़्यादा शुरू होना हो गया। अब न्यूजीलैंड, UK, ऑस्ट्रेलिया, USA ये सारी कंट्रीज अब बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं और कैटेगरी A में आ गया USA के अंदर भी। मतलब दे आर हाईली इन डिमांड इन अब्रॉड कंट्रीज़। पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस स्टिल अभी बढ़ रही है। अभी अलाइड हेल्थ काउंसिल भी बनी है, बट उसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, वो भी एक बहुत लंबी डिबेट है, उसमें नहीं जाऊँगा। बट ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी अवेयरनेस है, बहुत अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे इसमें आ रहे हैं, बहुत हाई मेरिट के बच्चे आ रहे हैं, जिनका MBBS VDS में नहीं होता, वो फिर फिजियोथेरेपी को प्रेफर करते हैं या फार्मेसी के अंदर आ रहे होते हैं। बहुत शाइनिंग स्टार्स हैं, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और मतलब एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का एक बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं अपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर फुरकान, इसलिए कि क्यों ये बेसिकली हम अवेयरनेस जो हमारा पॉडकास्ट का मकसद है वो हर एक के लिए है ना। तो यस फॉर द पीपल हु आर डूइंग फिजियोथेरेपी और जो पेरेंट्स बच्चे हैं जहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं, कई दफ़ा हमारे पास लोग आते हैं कि जी हम जॉब्स के सिलसिले में और किधर मतलब वो क्या काम करें, लेकिन लोगों को अक्सर पता नहीं होता। बेसिकली गाइडलाइंस है ना, जैसे हम मेडिकल पे गाइडलाइन देते हैं ना, फैसिलिटेशन करते हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड कि जी आप ये बता रहे हैं कि ये इतनी डिमांड में है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दोनों जगह पे इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। चाहते हैं पेरेंट्स कि अपने बच्चों को बाहर सेटल करना है और शॉर्टेस्ट रूट चाहते हैं, तो वो फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह उनके लिए बहुत अच्छा है और जल्दी उनका बाहर और बहुत कम अरसे के अंदर दे आर मूविंग अब्रॉड। ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब हम फिजियोथेरेपी का नाम लेते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट का, तो हमारे दिमाग में बहुत ही मखसूस कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे सपोज़
हम कर पाते हैं कि अभी हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया था हमारे न्यूरो सर्जन स्पाइन सर्जन के साथ कि जैसे लो बैक एक है कि जी मस्कुल स्केलेटल जो है ना वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन हमें क्योंकि हम कार्डियोलॉजिस्ट हमें आइडिया है कि कार्डियक रिहैब, न्यूरोलॉजिकल रिहैब, स्ट्रोक रिहैब, स्पोर्ट्स मेडिसिन, गायनेकोलॉजिकल, एंडोक्रिनोलॉजिकल, तो ज़रा उसके बारे में बताएं कि ये मुख्तलिफ फील्ड्स में क्या स्कोप है इसका। सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि हम एक ट्रेडिशनली ना फिजियोथेरेपी से जो हम रिलेट करते हैं नॉर्मल लोगों में यही एक कॉन्सेप्ट है कि कमर में दर्द हो गया फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, फ्रोजन शोल्डर हो गया फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, नी आर्थराइटिस के पेशेंट्स आ रहे हैं या कोई फालिज है तो चलो उसको एक्सरसाइज हो जाएगी, उसका स्ट्रोक पेशेंट इस तरह से हम बात कर रहे थे। सर फिजियोथेरेपी का अब हर मेडिकल फील्ड के अंदर इसका रोल है। हम कार्डियोपल्मोनरी के इसके रोल को इग्नोर नहीं कर सकते, इसका इतना मैसिव रोल है। कार्डिक रिहैबिलिटेशन पाकिस्तान के अंदर अभी तक फेज़ 4 तक तो कोई है ही नहीं, फेज़ 3 तक हो रही है, कोई भी कराची के 1-2 इंस्टीट्यूट हैं जो हो रहे हैं। इनको बताएं फेज़ 3 फेज़ 4 क्या है। बेसिकली जो फेज़ 1 कार्डिक रिहैब की है, जैसे कैबेज है, कोई भी पेशेंट है जो इनको हम थोड़ा सा उर्दू में क्योंकि हम लोग लेमैन के लिए भी कर रहे हैं ना कि कैबेज का मतलब है जब बाईपास सर्जरी हुई है, कोरोनरी आर्टरी की जो बाईपास सर्जरी हुई है, उसके बाद से जो इन पेशेंट फेज़ है, जो पेशेंट एडमिट रहता है हॉस्पिटल के अंदर, वो फेज़ 1 है। जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, कुछ मैट्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक थोड़ी सी प्रिवेंशन टर्म हो जाएगी, वो करना शुरू हो गया तो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। अब फेज़ 2 उसकी सेटिंग में है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जाएगा, रेगुलर एक्टिविटीज़ अपनी करेगा, कुछ जो एक्सरसाइजेस बताई हैं वो फॉलो करेगा, और फिर फेज़ 3 के अंदर वो आएगा दोबारा से आपके पास प्रॉपर सेंटर्स के अंदर जिसमें ट्रेडमिल है, टेलीमेट्री के अंदर उसकी एक्सरसाइज, उसकी कैपेसिटी, क्योंकि रिहैबिलिटेशन क्या है कि उसको बैक टू नॉर्मल लाइफ लाना है। कोई एथलीट है, कोई जो काम कर रहा है तो उसको हमने बैक टू नॉर्मल लाइफ लेकर आना है, तो हम उसको रिहैबिलिटेट करेंगे अंडर सम इक्विपमेंट, अंडर सुपरविजन, एक्सरसाइज करेंगे। एंड फेज़ 4 के उसको बाकी जो उसका प्रोफेशन था, अब वो नॉर्मल लाइफ में आ गया, अपनी जॉब पे जा रहा है, अब वहाँ पे हमने उसकी मॉनिटरिंग करनी है कि वहाँ पे वो अपने प्रोफेशन में कैसा है। तो फेज़ 1 जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है, फेज़ 2 उसके घर के अंदर है, फेज़ 3 आप कम्युनिटी सेटिंग्स हैं, जिम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप बुलाते हैं और टेलीमेट्री के थ्रू उनकी डिफरेंट आप एक्सरसाइज रेजिस्टेंस प्रोग्रेस करते रहते हैं। अच्छा, ये तो हो गए एग्जाम्पल्स हो गए ना, एक एग्जाम्पल थी बेसिकली लोगों को समझाने के लिए। अच्छा, हम लेट्स स्टार्ट विद के जी हम फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा रोल तो ये है ना कि वो किसी भी जैसे ये तो एक इलेक्टिव सर्जरी होगी ना, कैबेज सर्जरी, या एक पेशेंट को एक पल्मोनोलॉजी का पेशेंट है उसको मैनेज करना, या जॉइंट्स का कोई रिप्लेसमेंट है। एक है कि पहले तो ये कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं या दूसरे प्रॉब्लम हैं उनको प्रिवेंशन का भी फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है। इसी तरह स्पोर्ट्स में भी फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि विल स्टार्ट विद द प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। सर मैं पहले अपने वहीं से कार्डिक रिहैब जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से अभी क्वेश्चन आपका था कि और कौन स्पेशलिटीज़ हैं जिसके अंदर वो रोल है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले सर जो कार्डिक रिहैब की हमने बात की, इसकी इसी साथ साथ ही आपने ही बताया सर गायनी रिहैब है, बहुत ज़्यादा रोल है फिजियोथेरेपिस्ट का। हम टिपिकल कमर दर्द फ्लेक्शन एक्सटेंशन से निकल के अब बहुत एडवांस स्टेजेस के ऊपर आ गए हैं। आप स्ट्रोक रिहैब विद गेम्स, विद वर्चुअल रियलिटी भी फिर ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, हम टेली रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। वो क्या है? टेली रिहैबिलिटेशन विद पेशेंट घर में बैठा हुआ है, रिमोट एरिया के अंदर बैठा हुआ है, टेली रिहैबिलिटेशन की बात हम उसको घर बैठे हुए एक्सरसाइज गाइड कर रहे हैं। पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन जिससे सीपी बच्चे हैं उसके अंदर इतना रोल है। स्पोर्ट्स मेडिसिन में मास्टर्स हो रहे हैं, अभी हमारे पास भी 3 डिसिप्लिन न्यूरोलॉजिकल, कार्डियो और मस्कुलोस्केलेटल में मास्टर्स प्रोग्राम अपने लॉन्च किए हुए हैं जिसके एडमिशन्स भी हमारे ओपन हुए हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी गायनी में मास्टर्स हो रहा है, मतलब इसकी फील्ड का जो स्कोप है अब बहुत ब्रॉड हो गया है। अब जेरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन मेरा अपना PhD का प्रोजेक्ट भी था, बैलेंस ट्रेनिंग इन एल्डरली पॉपुलेशन, उस पर भी बहुत फोकस है। तो ये अब लिमिटेड, अब कमर दर्द और फ्रोजन शोल्डर से निकल के हम हर फील्ड के अंदर एंटर हो गए। बर्न मैनेजमेंट, बर्न रिहैब का इतना बड़ा फोकस है, तो ये बहुत निगलेक्टेड है और आम लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन आपका, जो कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहे हैं। सो देखिए, बेसिकली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो कि हम सबको फार्मूला करते हैं, इसको हम अमल नहीं करते। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम आदी हो गए हम टेबल पे बैठ के काम करने के, मोबाइल ने, लैपटॉप ने हमें बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। हमें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एनी केस चाहिए होंगी, हरकत में बरकत वाली बात हम करेंगे।
जितनी भी कंडीशंस हैं ये, या चाहे अभी बहुत से लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत वेल इस्टेब्लिश कार्डिक रिहैब सेंटर्स को बनाने के लिए। नैपकार्ड है और चीज़ें हैं जो कि अभी एक ऑफिशियल लेवल पे आएंगी, गवर्नमेंट लेवल पे आएंगी, आर्मी लेवल पे आएंगी, जो कि अभी एक इंशाल्लाह इन फ्यू ईयर्स ये डेवलप हो जाएंगी। तो कार्डिक रिहेबिलिटेशन तो एक वो आ गया। अब प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ इज़ इंपॉर्टेंट, कि अभी हो ही ना डिजीज़, उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। नहीं कि सिर्फ कार्डियो की बात करेंगे, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन भी ऐसी हैं कि अगर आपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लिया है तो हम बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, पेशेंट कहता है हमें कि आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, आप कहते हैं मैं वॉक कर रहा हूँ डेली 30 मिनट्स वॉक मैं कर रहा हूँ। तो 30 मिनट्स वॉक तो वो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसे करनी चाहिए, पर आपके हर मसल को, नेक मसल्स हैं, शोल्डर हैं, बैक हैं, नी के हैं, एक्टिविटीज़ चाहिए, स्पेसिफिक एक्सरसाइज चाहिए, कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज चाहिए कि उसको वो बेहतर कर सके, इम्प्रूव कर सके। अब वॉक करने में तो उसकी इंड्योरेंस चलने बेहतर हो गई, थोड़ा सा वो बेहतर हो गया, अपना को बेहतर किया, मैंने आज 30 मिनट्स वॉक किया, मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। पर जब तक वो अपने इंडिविजुअल मसल को टारगेट नहीं करेगा, अपने पोस्चर करेक्शन पे फोकस नहीं करेगा, हमारा पोस्चर बहुत ख़राब है, हम बैठे हुए हैं, हमारा अब बच्चे हैं हमारे ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट हैं, उनके आगे फॉरवर्ड नेक, टर्टल नेक बनती जा रही है, क्योंकि वो एक बैठ के लैपटॉप पे ऐसे काम कर रहे होते हैं। तो हमें पोस्चर करेक्शन पे फोकस करना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे फोकस करना चाहिए। सम एक्सरसाइज जो है नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है, वो मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा, जो हम इस पॉडकास्ट के अंदर एंड पे बता भी देंगे कि नॉर्मल एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि आप अगर डेवलप कर दें, अडल्टली पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन 50 ईयर्स से अबव है, वो एक्सरसाइजेस को रूटीन में कर लें, इट विल टेक ओनली 5 to 10 मिनट्स। तो आपको बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें आपके फ्रोजन शोल्डर हैं, बैक के इश्यूज़ हैं, कोर स्टेबिलिटी ट्रेनिंग हम करा सकते हैं, नी के इश्यूज़ हैं, तो वो डेवलप ही नहीं होंगे। तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे कि डिजीज़ डेवलप हो गई है, अब तो आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, तो उससे पहले ही कि हम इसको कट कर दें अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज से, और हर इंडिविजुअलाइज मसल ग्रुप को फोकस करते हुए। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि जैसे हम वॉक पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं, हम एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम कहते हैं यार कुछ तो कर लो, कम से कम वॉक ही कर लो, लेकिन आपकी बात भी सही है कि वो इट इज़ ओनली इनकी आपकी एंड्योरेंस बढ़ाएगी और एक स्पेसिफिक सेट ऑफ मसल्स को वो बेहतर करती है। लेकिन आपका तो पूरा एक सिस्टम है, आपके मुख्तलिफ जॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ मसल्स हैं जिनको वो उनको भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और स्पेशल जो उसके मनूवर्स हैं या उसकी मैनेजमेंट है, जो बेसिकली जो आपकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कह रहे हैं आप। अच्छा, इसमें एक बाय द वे कल उनसे भी बात हुई थी हमारे न्यूरो सर्जन से, वसीम साहब से, कि इसमें जिम्नाजियम जाने का बहुत ट्रेंड है ना, बच्चे एक जिम्नाजियम खुल गए, हर जगह ब्यूटी पार्लर्स की तरह जिम्नाजियम्स खुल गए, ऐसा ही है बिल्कुल। तो जिम्नाजियम जो बच्चे जाते हैं ना, उनको वो यूट्यूब और गूगल देखा, कोई ट्रेनर नहीं है, तो बजाय ये कि आप जो है ना उसको जो आप करने जा रहे हैं उसके बजाय आप इंजरीज कर लेते हैं पहले, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रेनर्स होते हैं ना, दे शुड बी ईदर वो स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट्स हों, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी जैसे आप कहते हैं, वो बड़े उसमें आजकल काम हो रहा है, जैसे आप बता रहे सीट्स हैं। और दूसरा ये कि ये तो एक तो जेरियाट्रिक के पॉपुलेशन के मसाइल है ना, एक टीन के मसाइल हैं, दोनों के थोड़े से डिफरेंट हैं। जेरियाट्रिक जो एल्डरली जो बड़ा ग्रुप है वो तो बेसिकली चले वेयर एंड टेयर, एज रिलेटेड, ऑस्टियोपोरोसिस, मेनोपॉज, बहुत सी चीज़ें में। लेकिन जो आप दूसरी बात 3 सी कर रहे हैं कि जो पॉस्चर टर्टल नेक्स हो गए हैं, ये जो फ़ोन और लैपटॉप इस्तेमाल करके हो गए, तो इसके बारे में मैं ये वैसे एक्चुअल बताऊं कि देयर शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। जैसे मैंने सुना है कि चाइना में शायद कहते हैं इतनी उम्र के बच्चों को इससे ज़्यादा फ़ोन नहीं देना, या जैसे हम छोटे होते थे तो टीवी आधा घंटा देखते थे, हमें उस टाइम तो नहीं पता था कि इससे क्या क्या नुकसान आते हैं। तो क्योंकि हम जब पॉडकास्ट करते हैं ना, हम ये अवेयरनेस तो डिज़ीज़ का तो करते हैं, लेकिन हम डिज़ीज़ को होने से रोकना भी तो है ना। तो दिस शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ये जो आप, क्योंकि आपका सब्जेक्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इनोवेटिव सब्जेक्ट है, जिसमें आप उस चीज़ को होने से रोक सकते हैं ना, प्रिवेंटिव पे बात होती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट या प्रिवेंशन ऑफ द इंजरीज, हम अगर मस्कुलोस्केलेटल की बात करें, वो बहुत बड़ा मतलब एक सब्जेक्ट है जो लोगों को साइंटिफिकली बताना चाहिए। ठीक है, घर में लोग बच्चे एक्सरसाइज शुरू करते हैं, बाप से पूछ लिया, भाई से पूछ लिया, उनको पता नहीं होता क्या करना चाहिए। और उसी तरह जिम्नाजियम्स का भी ये इशू है,
हर कोई बंदा जिम्नाजियम जा रहा है, वेट्स लिफ्ट कर रहा है, पता नहीं वेट लिफ्ट कैसे करना है। अच्छा चले, क्योंकि बाय द वे बात हमने उस कल भी की थी कि इसलिए क्योंकि ये एक इशू है, लोग अपनी इंजरी कर लेते हैं, उसके बाद सर्जरी बहुत होता कुछ नहीं है। अच्छा चलिए, हम स्पेसिफिकली अगर, क्योंकि अभी तो जनरल बात करनी है हमने, तो आपने थोड़ा बताया इनका ना, मुझे ये बताइए कि लेट्स स्टार्ट विद जेरियाट्रिक, जो आपका स्पेशलिटी है, कि जेरियाट्रिक में आप क्या क्या ऑफर करते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट या कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट? सर बड़ा इंपॉर्टेंट आपने इशू भी हाईलाइट किया, मैं उससे भी बाद में आता हूँ थोड़ा सा। मैं अपनी एक एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कि जिस तरह यंगस्टर्स में हो रहा है। हम जेरियाट्रिक के पहले बात कर लेते हैं। तो जेरियाट्रिक के एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो बहुत निगलेक्टेड पॉपुलेशन है, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं और आपको पता होगा बैलेंस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और कुछ नहीं भी है तो, और फिर 60 ईयर्स की एज में आके फॉल होता है और फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर और बहुत सारे इशूज़ जिस तरह से होते हैं, और फिर वो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो प्रिवेंशन उनकी जो है, उनके बुज़ुर्गों की, हमारे जो एल्डरली पॉपुलेशन घरों में मौजूद है, एवरी 50 ईयर्स प्लस, हम एज 50 ईयर प्लस को एल्डरली में नहीं काउंट करते, बट अगर 50 ईयर्स प्लस थे वो थोड़ी सी एक्सरसाइज रजीम को फोकस कर लें। तो डिफरेंट रजीम्स बहुत महंगी भी हैं हमारे पास हैं, डायनामिक पोस्टोग्राफी है, आपकी एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल्स हैं, आपके मूवेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, वी फिट ट्रेनिंग है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट हैं बैलेंस ट्रेनिंग के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस अगर ख़राब होगा ही, अल्जाइमर डिजीज़ है या स्ट्रोक है या और पेशेंट्स हैं, तो हम उनको फोकस करेंगे, नहीं। आप बैलेंस अभी पहले से ही एड्रेस करना शुरू कर दें। सिंपल एक्सरसाइज, मेरा PhD का अपना प्रोजेक्ट भी यही था कि हम सिंपल एक्सरसाइज डिज़ाइन की पेशेंट्स के लिए जो कि वो घर में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैंडिंग ऑन वन लेग, प्लेइंग विद फुटबॉल, बॉल के ऊपर जिम बॉल पे सिटिंग कर रहे हैं, और आप कॉग्निशन भी आप उनकी ऐड कर रहे हैं, आप उनका मोटर टास्क भी ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, और उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। मोटर टास्क और कॉग्निशन को जब आप ऐड कर लेते हैं दोनों को, कॉग्निशन के आपके हाई लेवल फंक्शंस इन्वॉल्व हुए हैं। सिंपल मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक पेशेंट है, वो बैठा हुआ है, सिंपल उसको बैठा दें आप एक बॉल के ऊपर, जो जिम बॉल्स होती हैं घरों में भी इजीली मैनेज हो सकती हैं, और उसको आप साथ एक कहें कि तुमने ये मेरे साथ फुटबॉल के साथ कैच खेलना है। आपने उसकी कॉग्निशन को भी इन्वॉल्व कर लिया, आपने उसको फिजिकली भी एक्टिव कर दिया, तो ये आपकी डबल इफेक्ट हुआ और इसका बैलेंस पे आपका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। सिंपल घर में है, पेशेंट मूव कर रहा है, आपके जो इंडिविजुअल्स हैं मूव कर रहे हैं, थोड़े से आप ऑब्स्टिकल्स बना दें जिसमें वो ईजिली क्रिस क्रॉस मूवमेंट कर लें, उसका हायर सेंटर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसका बैलेंस भी इम्प्रूव हो रहा है। तो बैलेंस बोर्ड है सिंपल, जैसे बनते को हम पेशेंट को या इंडिविजुअल को बैलेंस अपना मेंटेन करना सिखाते हैं। सिंपल एक्सरसाइजेस वो घर पे मैं इंशाल्लाह एंड ऑफ द वीडियो पे वो शेयर भी कर दूंगा। तो वो हर इंडिविजुअल जो कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, पर ज़ाहिर है एजिंग के साथ जो नॉर्मल फिनोमेना है वो तो है, एजिंग का अपना प्रोसेस चल रहा है जिसमें कोमॉर्बिड डायबिटीज़ तो होगी, हाइपरटेंसिव तो होगा ही होगा, साथ वो सिंपल एक्सरसाइजेज अपने अगर ऐड कर लेगा बैलेंस के लिए, तो उसका बैलेंस ख़राब नहीं होगा, और फिर जो एक उसका फॉल और फिर और रिस्क फैक्टर्स आते हैं। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी मैं हाईलाइट करूँगा, एवरी 18 सेकेंड ग्लोबली मैं डाटा बात करता हूँ, ओल्डर एडल्ट इज़ इन द इमरजेंसी रूम, यानी हर 18वें सेकंड के अंदर एक एल्डरली पॉपुलेशन इमरजेंसी रूम में होता है गिरने की वजह से, फॉल की वजह से। तो वो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर भी टिपिकली हैपन्स। तो इसको हमने ठीक करना है, प्रिवेंशन में फोकस करना है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अब बुज़ुर्गों का जो बेड है वो बिल्कुल वॉशरूम के साथ होना चाहिए, रात को जब वो सोकर उठें तो एडुकेट लाइटिंग होनी चाहिए रूम के अंदर, कोई रग्स ना पड़ी हुई हो उनके रास्ते के अंदर, क्योंकि यही होता कि वो उठते हैं, स्लिप होते हैं रात को और वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है, सोकर उठे हुए होते हैं। इन चीज़ों को अगर हम एड्रेस करें तो हम बहुत बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ कर सकते हैं जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है। अच्छा डॉक्टर फुरकान, ये कल भी हमने बात की थी कि हम एज ए क्लिनिशियन, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, एज ए सर्जन ना, हमारा एक चीज़ लैग करते हैं ना, वो लैग है पेशेंट एजुकेशन। ऐसा ही है। पेशेंट एजुकेशन का मसला ये है कि हम OPD या प्राइवेट प्रैक्टिस या सरकारी प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास टाइम नहीं होता। प्राइवेट प्रैक्टिस तो सारी की सारी नंबर ऑफ़ पेशेंट, मशहूर आदमी वो होता है जो मरीज़ 100 200 देखता है दिन के, तो उसमें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छे सेंटर्स, बड़े सेंटर्स, प्राइवेट सेंटर्स में इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल यूजुअल पॉपुलेशन है, वो जो आप बात कर रहे हैं, जो बैलेंस, हम जब बात करते हैं कि जी पेशेंट फ्रैक्चर के साथ, फीमर फ्रैक्चर के साथ एल्डरली आ गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे बताई हैं आपने कि उसकी वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या ऐसा टूल है कि हम, एक तो मैं टूल आपको बताता हूँ कि यू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, ठीक है, वो आप यू स्टार्ट पॉडकास्ट ऑन फिजियोथेरेपी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हर एक को ज़रूरत है, ठीक है, हाँ, इसको ज़रूर शुरू करें। तो उसमें ये होगा कि आप हर एक जो है ना उसको स्पेशलिटी ऑर्गन को आप यू कैन फोकस कर सकते हैं। और दूसरा ये कि
दूसरा क्या तरीके, जैसे टेलीमेट्री का आपने बताया, देखिए मरीज़ों को तो ये पता ही नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट के बाद कब जाना है। वो कब जाते हैं कि कोई जोड़ में दर्द निकल आया कि जी वो चले गए, उन्होंने वो करवा लिया, किसी ने पोस्ट ये जो जैसे पल्मोनोलॉजी के केसेस होते हैं या जो भी कोविड पोस्ट कोविड होता है, जैसे कोई भी, लेकिन जैसे मेडिसिन से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हाँ, तो चलो फिजियोथेरेपी करा लें, जबकि दोनों का इंटरलिंक्ड होना चाहिए, इंटरलिंक्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो और क्या मेजर, जैसे आप टेलीमेट्री की बात की से आपके पास हम अभी आपका पॉडकास्ट होता है टेली रिहैब, हमें फ़ोन आता है जी, वो फुरकान साहब को कहेंगे जी हमें भी उस प्रोग्राम में आप एक्सरसाइज में शामिल करें। एक नहीं फ़ोन आते, 100 फ़ोन आते हैं और आते हैं, तो मुझे कंसल्टेंट्स के लिए फ़ोन आते हैं। तो आपके पास क्या प्रोग्राम ऐसा है कि आप इन लोगों को ये टेली रिहैब या टेली एक्सरसाइज के ज़रिए उनको तक रीच कर सकें? लोगों को क्या करना होगा इसके लिए? ऐसा देखिए, अभी तो हमारे पास टेली रिहेबिलिटेशन रिमोट एरियाज़ के अंदर जो दूर बैठे हुए हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, वो अब बता रहा है, मेरा तो अपना एक प्रैक्टिस है और बड़ा आपको पता ही है, उसमें होता है, बट मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया पे मैं कॉल रिसीव नहीं भी कर रहा तो मैं रिस्पांस ज़रूर करता हूँ पेशेंट्स को। आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, पेशेंट के सिम्टम्स पूछ सकते हैं, पेशेंट यहाँ था, बाहर चला गया, उसको भी इशू हुआ, कहाँ पे इशू हुआ, आप उसको गाइड कर सकते हैं। फिर आप डिफरेंट वीडियोस बना के उसको शेयर कर सकते हैं कि आप ये एक्सरसाइजेस फॉलो करो। पर जो टेली रिहेबिलिटेशन है उसका प्रॉपर ये है कि आप ऑनलाइन हो, आप पेशेंट को गाइड करें कि ना आपने ये वाली एक्सरसाइज अब करनी है, ठीक है, वो डिफरेंट तरह के तरीके। इस तरह से अब तो खैर इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है ना सर कि अब तो वर्चुअल रियलिटी हैं, गेम्स हैं, गेम्स के अंदर आप पेशेंट को इन्वॉल्व करते हैं, पेशेंट का स्ट्रोक के पेशेंट है, उनको गेम्स खिला रहे हैं और वो पेशेंट बड़े मज़े से गेम खेल रहा है और उसकी रिहैब हो रही है, उसके हर मसल पे गेम ही कस्टमाइज हैं फॉर स्ट्रोक के लिए। तो ये भी बड़ा एक अच्छा ट्रेंड है जो कि हो रहा है। सॉरी, इसमें भी ये होगा कि जैसे सपोज एक पेशेंट है जो जीरियाट्रिक पेशेंट है, सही, जीरियाट्रिक पेशेंट की फैमिली ये पॉडकास्ट सुनती है, अब उनके मरीज को बैलेंस का मसला है या वो समझते हैं कि शायद हो जाएगा, तो हाउ शुड दे अप्रोच कैसे है? देखिए हम वैसे यूजुअली ये नहीं बताते कि लोग कहाँ लिंक्डइन पे जाएंगे, डॉक्टर फुरकान लिखेंगे तो आ जाएगा, आप कहाँ बैठते हैं, लेकिन यूजुअल अप्रोच वो क्या करना चाहिए? उसको पहले क्या क्लिनिशियन के पास जाना चाहिए कि दे कैन डायरेक्टली अप्रोच फिजियोथेरेपिस्ट के जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारे कोई प्रोग्राम डिवाइस करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? वो सर देखिए, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं वो तो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। इवन आपको अगर प्रॉब्लम है, आप पहले आ चुकी हैं, रेफर्ड हैं, तो आप आ सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आर इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एज पर अमेरिकन पेप्टा गाइडलाइंस। बट सर देखिए, काम करने का मज़ा तब आता है जब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम पे आप काम करते हैं। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है विद ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, रोमाटोलॉजिस्ट, फिजियाट्रिस्ट। जब तक एक टीम मिल के काम ना करे थेरेपिस्ट के साथ, जो बात अभी हम कर रहे थे कि एक हमारा रोल है एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, एक डॉक्टर का रोल है कि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, सर्जन का रोल है सर्जरी। और अच्छे सर्जन जिस तरह से मैं जानता हूँ, जितने आप पॉडकास्ट पे हुए हैं, कि अगर सर्जरी की ज़रूरत होगी तो वो करेंगे, वरना वो रेफर टू फिजियोथेरेपी। अच्छा डॉक्टर फुरकान, मुझे ये बताइए कि अभी हमने जीरियाट्रिक डिस्कस किया है, तो इसके अलावा जो बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं जहाँ पर फिजियोथेरेपी का रोल है, स्पेशली पल्मोनोलॉजी और पल्मोनोलॉजी के जो उसके साथ रिलेटेड पोस्ट कोविड स्पेशली जो फिजियोथेरेपी की इन्वॉल्वमेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट की इन्वॉल्वमेंट है, इसके बारे में कुछ बताइए। वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया कार्डियोपल्मोनरी और स्पेशली पल्मोनरी की बात। कार्डियो की तो हम बात कर चुके हैं, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन की हमने पॉडकास्ट देखा था डॉक्टर रवीना के साथ, आपका वेरी सीनियर कंसल्टेंट और बहुत अच्छी प्रोफेशनल खातून है। उनके साथ हम एक स्टडी भी कर रहे हैं जो कि नेपाल में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हो रही है, जस्ट टू सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी इन COPD, जो हमारी बहुत कॉमन कंडीशन है, कि हम देखें पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन का क्या रोल है और यहाँ पे लोगों को कितनी अवेयरनेस है इस फील्ड के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट अभी टिपिकल चाह रहे होते हैं कि हम मस्कुलोस्केलेटल की तरफ ही मूवमेंट है, कि यही हमारा है, पर ये बहुत एक नया एक इसका एवेन्यूज़ है और पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है। बहुत सारी बॉडीज़ यहाँ पे डिफरेंट कार्डियोपल्मोनरी एंड पल्मोनरी रिहैब सेटअप भी स्टार्ट करने लगे हैं, और ये पल्मोनरी रिहैब तो स्टार्ट हो जाती है वेरी फर्स्ट डे कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ये एक साइंस है, फिजियोथेरेपी द साइंस ऑफ हीलिंग बेसिकली। और अगर क्वालिफाइड बंदा नहीं है, उसको नहीं पता कि लंग्स की एनाटमी कैसी है, लंग्स में कितने लोब्स हैं, अभी हम जाते हैं फिजियोथेरेपी बस कहते हैं कि बस आप सक्शन के थ्रू निकालें। नमूनिया आजकल बहुत कॉमन मिल रहा है, ब्रोंकिक्टेसिस है, ऐसी कंडीशंस जहाँ पे स्पुटम बिल्कुल जम जाता है, बिल्कुल डीप लेयर्स के अंदर जो लोब्स हैं लंग्स की,
उसको निकालना कैसे है, बहुत टेक्निक्स हैं, परकशन है, वाइब्रेशन है, पोस्टल ड्रेनेज है, डिफरेंट पोजीशंस बना के जो एक ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट उसमें काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत निगलेक्टेड है, इवन कि हमारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर वो वेरी फर्स्ट डे वो एडवाइस कर दें कि ये फिजियोथेरेपी इनकी फ़ौरन करें, और अच्छे लोग कर रहे हैं, कंसल्टेंट जितने भी अच्छे हैं जो बाहर से पढ़ कर आए हैं, जो यहाँ पे उनको पता है इसकी क्या है, और वो इसको अपने ट्रीटमेंट रजीम का हिस्सा बनाया हुआ है। हॉस्पिटल्स के अंदर इन पेशेंट्स हो रही हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। जब तक आपको मेन ड्रेन करके मेन ट्रैकिया के अंदर नहीं लेकर आएंगे, जितने भी स्पूटम आपका जमा हुआ है वो आप सक्शन से नहीं निकलेगा। तो बाकी जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, और फिर प्री एंड पोस्ट, इस तरह से हम बात कर रहे थे कार्डियक सर्जरीज की, एक प्री ऑप है, एक पोस्ट ऑप है। अब मतलब ऑपरेशन से पहले भी फिजियोथेरेपी का रोल है, उसमें आपका फोकस होता है लंग्स के ऊपर, एनेस्थीसिया के अपने आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अगर आपने प्रॉपर प्री ऑप 3-4 दिन रेगुलर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की हैं, स्पायरोमीटर यूज़ किया है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की हैं, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत डिफरेंट होगा पोस्ट ऑप जितनी भी सर्जरीज हो रही हैं। अगर प्री ऑप फिजियोथेरेपी हो 3-4 दिन, तो पोस्ट ऑप उसके रिजल्ट और एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाती हैं। एनेस्थीसिया क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि स्पूटम लंग्स के अंदर जम जाता है, और पोस्ट ऑपरेटिवली वो प्रॉब्लम आ रही होती है। तो अगर आप उसको प्री ऑप शुरू कर देंगे तो वो भी इफेक्ट, यानी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आ जाएगी, प्रिवेंटिव मेजर आ जाएगा उसका, कि आपने सर्जरी से पहले ही उसको आपने एक्सरसाइज प्रोटोकॉल पे डाल दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड निगलेक्टेड एस्पेक्ट है और इस पर बहुत फोकस करना चाहिए। अच्छा, बेसिकली वही मैंने जैसे पहले भी हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि हमारा जो पेशेंट है ना, वो बेसिकली वो 3 लोगों को जानता है। एक क्लिनिशियन को जानता है, एक लेबॉर्ट्री वाले को जानता है, और एक दवाई वाले को जानता है। वो मशहूर डॉक्टर के पास जाना चाहता है, वो मोटी मोटी दवाइयाँ खाना चाहता है और मोटे मोटे टेस्ट लिखवाना चाहता है, और फिर वो हमारे पास आते हैं, लोग कहते हैं कि जी वो ट्रीट नहीं हो रहा। मुझे पता है बलगम पड़ा हुआ है, स्पूटम अंदर पड़ा हुआ है, तो उसने कैसे निकलना है यार, ऐसा ही है। उसको पहले निकालेंगे तो कोई फ़ायदा होगा ना। आपने जैसे पस पड़ी हुई है और आप जो है ना एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, या कभी कभी उसको इंसिजन करना पड़ता है ना, जब बाहर कोई पस पड़ी है तो इंसाइज करते हैं, पस निकलेगी तो फ़ायदा होगा। कई दफ़ा एंटीबायोटिक्स पहुँच ही नहीं रही होती वहाँ पर जहाँ हम देना चाहते हैं, और इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक तो पाकिस्तान में ऐसे इस्तेमाल होती हैं जैसे जो है ना मिनरल वाटर पीते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, चलिए हम आगे पल्मोनोलॉजी से आगे चलते हैं। मस्कुलोस्केलेटल में, मस्कुलोस्केलेटल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, पिछली दफ़ा डॉक्टर बासित के साथ भी किया था जैसे हमने, कि जो सबसे ज़्यादा सर्जरी होती है नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। फीमर फ्रैक्चर्स भी बहुत होते हैं, नी रिप्लेसमेंट भी होती हैं। और बेसिकली मैं कहता हूँ कि सर्जन तो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, उनके लिए सर्जरी करना मुश्किल नहीं होता, अनटिल बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हो या कोई ट्रॉमा के साथ हो। तो हम जो रिहैबिलिटेशन है पोस्ट नी रिप्लेसमेंट या फॉल के बाद या फीमर फ्रैक्चर के बाद, उसके बारे में कुछ बताइए। इस वजह से मैं एक सेंटेंस कहूँगा कि इन नी रिप्लेसमेंट स्पेशली फिजियोथेरेपी इज़ नॉट ऑफ चॉइस, कि मैंडेटरीली पार्ट है उस ट्रीटमेंट का जो कि सर्जरी हुई है। ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सर्जरी कर दी ना, वो फ्री है। अब वो जितने भी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनकी टीम में अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल स्टार्ट कर दिया जाए। जैसे मैंने पहले बताया, अभी हम पल्मोनरी की बात कर रहे थे कि आप प्री और भी फिजियो, कॉर्डिसेप्स मेन मसल है नी रिप्लेसमेंट की, अगर इनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, पहले कहा जाता है 2 वीक्स या 1 मंथ फिजियोथेरेपी करवाएं, उसके बाद हम आपकी सर्जरी करेंगे कि मसल इतना स्ट्रेंथन तो हो कि उसको वो लोड को बियर कर सके। और जिन्होंने किया होता है उनकी पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इसलिए फिजियोथेरेपी चॉइस नहीं है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट नी रिप्लेसमेंट। और नी रिप्लेसमेंट के बाद इसके जो जैसे प्रोटोकॉल हैं 2 मंथ्स तो उसे चाहिए। और शुरू में बहुत पेन भी होता है क्योंकि नी फ्लेक्स नहीं हो रहा होता, टांग उठाई नहीं जा रही होती, तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और फ्रॉम सम सर्जन्स कहते हैं मतलब सेम डे आप खड़ा कर दें, पर ये सर्जन पे डिपेंड करता है कि वो कब अलाउ करता है। फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे पे अलाउ करता है, 0 पोस्ट ऑफ डे पे अलाउ कर, जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हुआ है सर्जन कह देते हैं इन्हें स्टैंडिंग आप शुरू कर दें। और अगर सर्जन को पता है सर्जरी उसने किया है कि क्या पोजीशन है अंदर जॉइंट की, सर्जन बता दे, और फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है कि अब इसको स्टैंडिंग कराएगा, एक्सरसाइज कराएगा, बैक टू नॉर्मल लिव कराएगा। सर बात तो ये कि इस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, इसमें सब ने मिल के काम करना है। और फिर एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस तो इसमें कोई है नहीं, और ये चॉइस नहीं है, मैंडेटरी है फिजियोथेरेपी। ठीक है, चलिए अब हम एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है गायनेकोलॉजिकल ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर्स ना। मुझे ये बताइए कि हमारे मुल्क में पोस्ट ऑब्स्टेट्रिक्स जो है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा फीमेल्स आती हैं पोस्ट SVD और पोस्ट C सेक्शन
तो उसके बारे में बताएंगे कि प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी या सी सेक्शन हो तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। वैसे देखिए, अगर तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो फिजिकल एक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ तक कहती हैं कि आप स्क्वाट्स करें, आप टाकी दें, आप फिजिकल एक्टिविटी करें, नॉर्मल एक्टिविटीज़ अपनी डेली लाइफ की आप कंटिन्यू करें, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मूव टूवर्ड कर रही होती है नॉर्मल डिलीवरी की तरफ, क्योंकि सी सेक्शन के अपने कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं। बैक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ज़ाहिर है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रहा होता है प्रेगनेंसी के अंदर, तो बैक एक तो होगा। नॉर्मल लॉर्डोसिस कर्व बढ़ रही होती है तो बैक एक तो एक नॉर्मल होता है, और आफ्टर सर्जरी सी सेक्शन में ज़ाहिर एपिड्यूरल लगा होता है, उसके अंदर ही बैक एक तो एक नॉर्मल पार्ट होता ही होता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है प्रेगनेंसी के अंदर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी कम कर देते हैं, भाई बेड रेस्ट करो, भाई आराम करो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप हेल्थी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी मैक्सिमम रखें। मैं एक स्टडी कोट करता हूँ यहाँ पे जो कि अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है कि एक ग्रुप बनाया गया है फीमेल्स, ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर से उनको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे डाला जा रहा है, जिसमें साइकिलिंग है, ट्रेडमिल है, स्विमिंग है, एरोबिक्स बेसिकली, और एक ग्रुप जो नॉर्मल घर में एक्टिविटीज़ कर रहा है। अब वो बाद में जब बेबी पैदा होगा उसका फिर इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी की जाएगी और उसकी ब्रेन एक्टिविटी देखी जाएगी और उसको फॉलो किया जाएगा पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। स्टडी हाइपोथेसिस ये है कि एक हेल्दी फीमेल अपनी एक्सरसाइज से अपने बच्चे का इंटेलेक्ट बढ़ा सकती है। तो ये कितनी बड़ी एडवांसमेंट है, कितना अच्छा एक रिसर्च है कि अगर फिजिकल एक्टिव रहेगी फीमेल, अपने आप को एक्सरसाइज करती रहेगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा बेबी के ब्रेन की तरफ, और ये एविडेंस हम ले सकते हैं इसके। रैट्स पे भी स्टडी हुई है और जो कि रिजल्ट्स आ चुके हैं, अभी ह्यूमन बींग्स के ऊपर स्टडी हो रही है। कोई इन्वेसिव नहीं है इसके अंदर, आप अंडर सुपरविजन एक्सरसाइज करवाएं फीमेल्स को सेकेंड ट्राइमेस्टर से, और ये कितनी अच्छी बात है कि एक फ़ीमेल अपने बच्चे का इंटेलेक्ट बढ़ा सकती है अपनी एक्सरसाइज के थ्रू। और जितनी सेडेंट्री होगी फिर बच्चा भी उसने उस हिसाब से फिर वो स्लो डाउन होगा। और आफ्टर प्रेगनेंसी हमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे कोर मसल्स वीक हो जाते हैं, ज़ाहिर है एब्डोमिनल्स वीक हो जाते हैं। बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डायस्टेसिस रेक्टाई, जो रेक्टस एब्डोमिनस हमारा जो मेन मसल है उसमें होल हो जाता है, जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, मल्टीपल ग्रेविटा जिनका हो रहा होता है, तो हम उसको फोकस कर सकते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी हम एब्डोमिनल्स के ऊपर फोकस करेंगे, कोर स्टेबिलिटी ट्रेनिंग में फोकस करेंगे, उनको हेल्दी नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने के लिए। अभी घरों में आप जिसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मसाज किया जाता है और वो बड़ा एक टिपिकल एक फार्मूला है जो फॉलो किया जाता है, वो एक सूदिंग इफेक्ट देता है। एडीमा होता है उससे एडीमा थोड़ा कम हो जाता है, पर जो मेन चीज़ है वो एक्सरसाइज है। अपने आप को एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करें, डेली रूटीन में अलाउ करें। अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बट स्विमिंग करें, उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें कम वापस नॉर्मल लाइफ पे आ जाएंगी। प्रेग्नेंट फीमेल्स, मैं आफ्टर प्रेगनेंसी की बात करूँ तो सेफ हो गया ना। और जिसको हम जो इशू कहते हैं ना, आफ्टर प्रेगनेंसी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर वो पेशेंट्स इन्वॉल्व हैं फिजिकल एक्टिविटी में और अपने आप को एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो वेट भी उनका कंट्रोल हो सकता है, जो रह सकता है। अच्छा, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स जनरली करने हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा मुझे अब बता दीजिए पोस्ट स्ट्रोक रिहैब के बारे में। जब स्ट्रोक हो जाता है उसके बाद रिहैबिलिटेशन। सर अभी मैं ट्रेडिशनल से बात स्टार्ट करूँगा। हमारे पहला ज़माना होता फालिज हो गया है, उसको आप फ़ोन लगा रहे हैं, कबूतर खिला रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, विगरस रबिंग कर रहे हैं पेशेंट्स की। और फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल क्या होता था कि गया है फिजियोथेरेपिस्ट ने पेशेंट को हाथ हिलाए, बाजू हिलाए और बस पेशेंट फारिग है। सो लेटेस्ट अप्रोचेज़ हैं स्ट्रोक मैनेजमेंट की, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं। टास्क ओरिएंटेड अप्रोच पे फोकस किया जा रहा है कि पेशेंट्स को आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, गेमिंग में इन्वॉल्व करते हैं, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, वीफिट के थ्रू आपकी डिफरेंट गेम्स आप लगा देते हैं, पेशेंट गेम खेल रहा होता है, उसकी एक्सरसाइज हो रही होती है। तो अब प्रोटोकॉल बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। फिजियोथेरेपी में बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है, बहुत सारे गैजेट्स हैं जो कि पेशेंट को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। बजाय इसके कि पेशेंट लेटा हुआ है आप जाएँ और एक्सरसाइज कराएं बस फारिग, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कॉन्ट्रैक्चर्स का पैटर्न को ब्रेक डाउन करना होता है। रिफ्लेक्स इनहिबिटरी पोस्चर्स होते हैं। स्ट्रोक के अंदर टिपिकल पैटर्न बनता है, पेशेंट का हाथ फ्लेक्स होते होते यहाँ पे आ जाता है। तो हमने इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करके पेशेंट को वापस उसके नॉर्मल पोस्चर के अंदर लाना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि अगर स्ट्रोक हो गया है तो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। घर पे करानी है आपने या ऑफिस आना है, ये नहीं है कि एक बंदा आएगा 6 महीने आके आपको पैसे रिजर्वेशन कराता रहेगा, आपने पैसे लेता रहेगा। दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत अप्रोच है। टास्क ओरिएंटेशन के ऊपर, टास्क ओरिएंटेड अप्रोच पे फोकस करें। पेशेंट्स को आप पैम्पर्ड कम कर दें, उससे कहीं अपनी एक्टिविटीज़ खुद करें। हमारे यहाँ क्या होता है, मरीज़ बीमार हुआ है, 2 बंदे उसको खाना खिला रहे हैं, 2 बंदे उसके जूते पहना रहे हैं, तो ये जब तक उसको आप इंडिपेंडेंट नहीं देंगे, उसके गोल सेटिंग नहीं करेंगे, आपका स्ट्रोक का पेशेंट ठीक नहीं हो सकता।
अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फुरकान। मुझे ये बताइए, अब हम पीड्स पे आ जाते हैं। पीड्स को हम एज ए जनरल पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को, आपके पास पीडियाट्रिक आते हैं, बच्चे भी आते हैं इन सीपी चाइल्ड के अलावा या कोई डिसेबिलिटीज़ के अलावा? सर एक तो सीपी बच्चा तो बहुत कॉमन हाँ, आपके पास हाँ, आ रहे होते हैं, पर बच्चों में आजकल जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं कि स्पैज़म के साथ नेक स्पैज़म हो गया, नेक्स्ट उनको, ये कंप्यूटर फ़ोन और ये सब ना हेडेक हो रहा है। और आप बिलीव करेंगे मेरे पास कुछ अरसे से यंग फीमेल्स आ रही हैं, जब वो टीन एज में आ रही होती हैं ना, जब हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, फेशियल पॉल्सी लकवा के पेशेंट मेरे पास बहुत आ रहे होते हैं। अच्छा। ये जो 10-11 साल की जो स्पेशली बच्चियाँ बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, तो स्ट्रेस फैक्टर भी शायद होता है, कुछ हार्मोनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी तो एक पर्टिकुलर है कि आपने हर मसल जो आपके फेशियल मसल्स उनको टारगेट करना है। हाँ, लकवा के जिक्र थोड़ा फेशियल पैल्सी का बताएंगे किस तरह? हाँ, तो फेशियल पॉल्सी की मैनेजमेंट एक तो फिजियोथेरेपी? ये कि कॉज तो डिपेंड करता है, कॉज इन्फेक्शन कॉज है, टाइटस मीडिया कॉज है, ये जो भी उसका कॉज है। रिहैबिलिटेशन बेसिकली, रिहेबिलिटेशन में उसका है कि एक तो हमने मसल को स्टिमुलेट करना होता है और हर इंडिविजुअल मसल की एक्सरसाइज होती है। आपका जो आंख बंदनी होती, आइज़ की मसल की एक्सरसाइज है, आपकी फ्रंटालिस की एक्सरसाइज है, रिजोरस की एक्सरसाइज है, जो आपके ये मसल ऑफ मास्टिकेशन है उनकी एक्सरसाइज है। हर मसल को इंडिविजुअलाइज एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, स्पेशली लकवा के अंदर। और पेशेंट 2 वीक्स भी अगर रेगुलर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो कर ले तो वो बेहतर हो जाते हैं। बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट, 100% रिकवरी हो जाती है, स्पेशली यंग अगर बच्चियाँ आ रही हैं। स्टेरॉइड तो वो ले रहा होता है, डॉक्टर ने एडवाइस की होती है, साथ में एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो उससे बेहतर हो जाता है। अच्छा, आखिर में हमें सीपी चाइल्ड के बारे में बताएं, क्योंकि वो बहरहाल वो वालिदैन के लिए एक बड़ा अंडरटेकिंग होती है। सो सीपी चाइल्ड में अभी जो हम बात कर रहे थे, पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट से ज़्यादा उसके केयर गिवर्स की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उसको टेक केयर कर रहे हैं। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैंने कहता हूँ कि आपके पेरेंट्स को आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना पड़ेगा। 1-2 दिन की बात नहीं है कि मेरे पास आप 2 दिन लाएंगे, मैं एक्सरसाइज करवाऊँगा और बच्चा ठीक हो जाएगा। मंथ्स, इवन ईयर्स। अब डिपेंड कर रहा होता है उसका कॉग्निशन लेवल कैसा है, उसका मेंटली हैंडीकैप वो कितना है। हमारे गोल सेटिंग क्या होती है कि बच्चा को हम इंडिपेंडेंट कर सकें, वो अपनी पर्सनल हाइजीन में इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने कपड़े खुद पहन सके, नहा खुद सके, खाना खुद खा सके। इनिशियली हमारा ये फोकस होता है। अगर ये माइलस्टोन अचीव कर लेता है तो फिर हमारा फोकस है कि अपनी वो स्कूलिंग कैसे करेगा, इंक्लूसिव में जाएगा, स्पेशल जाएगा। वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर बच्चे की कंडीशन के ऊपर। तो ये मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, पेरेंट्स की एजुकेशन की ज़रूरत है, और उनको ये बावर कराने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा कितना को बेहतर हो सकता है। सेरेब्रल एट्रोफी के पेशेंट हैं, इतनी एट्रोफी है जिसको कोई भी चीज़ रिकवर नहीं कर सकती, तो उसको गाइड कर दें कि आपका बच्चा स्पेशल है, इसको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है और ये कहाँ तक आप इसको बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पेशेंट एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन सीपी चिल्ड्रन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फुरकान, आपने ना इंडिविजुअल टॉपिक्स को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली ब्रीफली दो कॉम्प्रिहेंसिवली बड़ा अच्छा उनको कवर किया। तो जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि यू टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट में आप इंडिविजुअल बताएं, ये पता है सदके जारी है बेसिकली, ऐसा ही है, ठीक है कि अब पढ़े लिखे लोग, स्मार्ट लोग, स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स जो है ना अपनी फील्ड्स के, वो दुनिया को जो बात बताएंगे उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हम टोटके नहीं बताते, हम गाइडलाइंस डायरेक्टेड थेरेपी है सारी की सारी, जो भी फील्ड हो, कार्डियोलॉजी हो, फिजियोथेरेपी हो, कोई अपने से तो बात नहीं कर रहे ना, ये तो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड ट्रायल्स हैं जो कि जिसके ऊपर सारा कुछ बेस्ड है। नहीं सर, मैं आपके पॉडकास्ट देखता हूँ और मुझे आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आपने इतनी मेहनत की है और डिफरेंट कंसल्टेंट को आप ऑन बोर्ड लाते हैं और आम पब्लिक के लिए ये प्रोग्राम होते हैं कि आप आम पब्लिक को अवेयर कैसे कर सकते हैं, जो इज़ वेरी गुड। और मैं आपको विश गुड लक कि आप इसको इतना अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और ये होना चाहिए। हर प्रोफेशन के लोग आएँ, डिस्कस करें अपने, और आई रिक्वेस्ट कि स्ट्रोक रिहैब पे भी आप एक अपना स्पेशल पॉडकास्ट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट और अगेन बहुत निगलेक्टेड फील्ड है। अच्छा, एक चीज़ रह गई, वो आपने जिम्नाजियम का थोड़ा बताना था। जी, बच्चों के जो जिम जाते हैं बच्चे, आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल आपको दूंगा, मेरा बच्चा एक आया, वो हैवी वेट उठा रहा था, बैक एक हो गया। मैंने कहा उसे 1 हफ्ता आपने ये जिम नहीं जाना, तो नाराज़ हो गया बच्चा कि मैं जिम नहीं छोड़ सकता। जिम ज़रूर जाएँ, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, फिज़िकल एक्टिविटी है, पर अपना एम जो है ये ना रखें कि आपने बहुत ज़्यादा बॉडी बना लेनी है, फनर शेप बॉडी बना लेंगे तो वो लॉन्ग रन में आपके लिए इफेक्टिव नहीं है। जिम जाएं, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए जाएं, फिटनेस के लिए जाएं, और जिम से ज़्यादा बेहतर है कि आप स्विमिंग को भी टाइम दें, जो कि नबी से हमारा साबित है। जहाँ पे अच्छे पूल्स अवेलेबल हैं, कुछ जगह है जहाँ पे अच्छे पूल्स अवेलेबल है, वहाँ पे जाएं। आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने एक्टिव और हेल्दी रहेंगे।
तो जिम ज़रूर जाएं, बट एक वेट को जो लिफ्टिंग है वो एक ड्यूरेशन के अंदर रखें, और वहाँ जाएं जहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हो, जिससे बॉडी का पता है, जिससे मसल्स का पता है, जिससे मसल्स का पता है कि वो कितना लोड ले सकता है, वो कितना बड़ा मसल है। यहाँ पे ट्रेनर्स हमारे ट्रेन नहीं हैं, और उनके साथ उनका बस फोकस है कि बंदे को बस आप बॉडी बिल्डिंग कर दो ताकि वो अपनी भी शोहरत कर सके, और बच्चा भी जो खुश है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा बन गई है। तो ज़रूर बनाएं बॉडी, मैं ये नहीं कहता, जिम ज़रूर जाएं, हेल्दी एक्टिविटी है, बट एक लिमिट के अंदर अपना रखें, अपने पोस्चर को ख़राब ना करें। कोई इंजरी हो गई है तो उसका ख्याल करें। अभी बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, शोल्डर की बहुत सारे मेजर लिगामेंट्स उनके डैमेज हुए हुए होते हैं, बैक मसल कंटिन्यूस स्पैज़म में होते हैं, पर बेल्ट पहन के और वो अपने पोस्चरल बेल्ट यूज़ करके वो जिम एक्टिविटी अपनी ख़त्म नहीं करते। तो खुदारा अपना ख्याल करें। असल में ना बात वही वाली है ना, एडवर्टीजमेंट है, मूवीज़ हैं, हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, हर बंदा इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब वो बनना चाहते हैं। बाय द वे बात है कि खैर इस पे बड़ी डिबेट भी होती है कि रैम्प्स होते हैं जहाँ पे लोग वॉक करते हैं, हमारे जो मॉडल्स होते हैं वो दे गॉट अ वेरी पिक्यूलियर फिजिक ना। इसी तरह जो मूवीज़ के अंदर लोग हैं देखो बड़ी पिक्यूलियर 6 एब्स और 8 एब्स और बॉडी। अच्छा, अब लोगों को समझ नहीं आता कि ना उन्होंने मॉडल बनना है यूजुअली, ना उन्होंने फिल्म स्टार बनना है, उन्होंने ऐसा बनना है कि कपड़े जो पहने वो अच्छे लगे, स्मार्ट हो। उसमें इतना ज़्यादा बल्क प्रोड्यूस करना, फिर उसके लिए एक तो ट्रेनर नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, गूगल देखा या कोई देखा इस तरह की चीज़ के शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फुरकान। बस मुझे आखिरी में आपका एक मैसेज चाहिए जनरल पॉपुलेशन के लिए, फ्रॉम फिजियोथेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए जनरल अवेयरनेस, एज ए मैसेज जो है ना। मैं मैसेज अपने सारी पॉपुलेशन के ही दे दूँगा कि आप लोग गूगल करते हैं, मैं अपने पेशेंट को सबसे पहले कहता हूँ कि प्लीज़ गूगल को फॉलो ना किया करें। वो एक जनरलाइज प्लान दे देता है। आपके जो इश्यूज़ हैं, आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो कस्टमाइज्ड हैं, हर एक बॉडी दूसरी बॉडी से डिफरेंट है। आप जब तक अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आप उसका हल नहीं मालूम कर सकते। तो आप अपनी हेल्थ के प्रोफेशनल को एड्रेस करें जब कभी आपको इश्यूज़ हो, पर प्रिवेंशन पे जाएं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो कि बहुत एक वेल नोन टर्म है। जितना आप अपने आपको प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ होने से, एरियल मॉडिफिकेशन के ऊपर आएँ, आपकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, रेगुलर एक्सरसाइज को पार्ट बनाएं अपना। यानी कि सिंपल वॉक है, हर मसल की अपनी एक रिक्वायरमेंट है जो कि आपने पूरी करनी है, और 5 से 10 मिनट लगते हैं, आप अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर ला सकते हैं। जेनेटिक पॉपुलेशन के लिए स्पेशली एडवाइस करूँगा कि वो बैलेंस एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को फॉलो करें, जो कि बहुत आसान है, घर में आप आराम से कर सकते हैं, और आप उनको फॉलो करके आप हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फुरकान, आपके आने का, आपके टाइम का, आपके एक्स्ट्रा टाइम का भी। ठीक है, मैं अक्सर लोग भी कहता हूँ कि हम वही देखिए रात हुई भी है, आप अपना काम ख़त्म करके, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ ना, हमारा काम भी ख़त्म नहीं हुआ। ऐसा ही है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात। कुछ वर्जिशें हैं जो बताई जा रही हैं यहाँ पे, और जो कि प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे यूज़ की जा सकती हैं शोल्डर के लिए, नेक के लिए, बैक के लिए और नी के लिए। अगर ये 5 या 10 मिनट लगेंगे और इन एक्सरसाइजेस के साथ आप अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर की एक्सरसाइज से। अब ये बच्चा शोल्डर की एक्सरसाइज करके दिखाएगा। श्रग अपवर्ड करना है 5 टाइम्स, बिल्कुल ऐसे ही ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। ये रेपिटेशन 5 टाइम्स करेंगे। अब 5 टाइम्स आगे की तरफ करेंगे श्रगिंग, और सेम इसी तरह से हम 5 टाइम्स बैक की तरफ करेंगे। इसी तरह से हम नेक की एक्सरसाइजेस बताते हैं। कान को कंधे से लगाना है, कंधा नहीं रेस करना, हमने सिर्फ कान को कंधे से लगाना है। ये नेक के मसल्स की स्ट्रेचिंग्स बहुत अच्छी इसमें हो जाती है। ये 3 रेपिटेशन से हम स्टार्ट करेंगे, और अब फिर हमें सलाम फेरना है और फिर ऊपर देखना है। अब ऑपोजिट साइड पे ये भी हमने 3 रेपिटेशन के साथ एक्सरसाइज करनी है। इसमें नेक की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है और नेक रिलैक्स भी हो जाती है, और नेक की हमें प्रॉब्लम से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बाद हम शोल्डर की पेंडुलर एक्सरसाइज करेंगे। साइड पे आके अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कर लें, और 10 टाइम्स अपने हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ के, जैसे हाथ खुदा ना खास्ता साथ है ही नहीं, और 10 टाइम्स हमने ये पेंडुलर एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद हमने अपने हाथ को क्लॉकवाइज मूव करना है, और फिर सेम हमने 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है।
अब कुछ एक्सरसाइजेस हम नी के लिए बताते हैं। सीधा लेट जाना है, टॉवल ले लेना है, उसको हम रोल करके अपने नी के नीचे रखेंगे। और नी से टॉवल को प्रेस करेंगे। ये रेपिटेशन हमने 10 टाइम्स से स्टार्ट करना। इसी तरह से फिर हम दूसरे नी के लिए भी 10 रेपिटेशंस करेंगे। सेम। अब हम टॉवल को रिमूव करके एंकल पंप करेंगे, जो कि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत इफेक्टिव है लोअर लिम्ब के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एंकल पंप हमने करना है 10 रेपिटेशंस के साथ। इसके बाद हमने स्ट्रेट लेग उठानी है अपनी, बिल्कुल स्ट्रेट लेग, और होल्ड करना है उसको 5 सेकेंड्स, और फिर रिलैक्स कर लेना है। और फिर दूसरी लेग हमने उठानी है, इसको होल्ड करना है और रिलैक्स कर लेना है। ये रेपिटेशंस भी हम 5 रेपिटेशन से स्टार्ट करेंगे। ये हो गई नी की 3 एक्सरसाइजेज जो कि बहुत इफेक्टिव है। अब हम बैक की कुछ कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज बताते हैं। अगर कोई बैक का इश्यू नहीं है और हम बैक के मसल्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो ये कोर स्टेबिलिटी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है और हम इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। हम उल्टा लेट के दोनों हाथ पीछे रख लेंगे और हम चेस्ट को उठाएंगे अपनी 3 टाइम्स। रिलैक्स, once more, relax, once more, relax। अब हम एक स्ट्रेट लेग उठाएंगे अपनी, कोई सी भी उठा सकते हैं, रिलैक्स, और फिर हम दूसरी लेग उठाएंगे, रिलैक्स। ये भी हम 3 रेपिटेशंस करेंगे और फिर हम इकट्ठा उठाएंगे, चेस्ट को भी और लेग्स को भी। ये भी हम 3 रेपिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम अपनी डेली रूटीन में फॉलो करें तो हम अपनी बैक के लिए भी, नेक के लिए, शोल्डर के लिए और नी के लिए, जो कि हमारे मेन टारगेट जॉइंट्स हैं जिनमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये सारी प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेज हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल को दिखाना है। अगर प्रॉब्लम नहीं है और अपनी चीज़ों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हम एक्सरसाइज से अपने आप को बहुत हद तक क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर